कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात रूस और यूक्रेन की। पहले हमारे प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और फिर यूक्रेन। पीएम समेत दुनिया के तमाम नेताओं की कोशिश फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की है। दोनों देशों में बातचीत शुरू हो, इसके आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। भारत और रूस के बीच दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का यह दौरा भारत और रूस के संबंधों में कहीं दरार तो नहीं डाल देगा। भारत के नजरिए से यह दौरा कितना अहम रहा, यह जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पूर्व राजनयिक मंजू सेठ और मेजर जनरल संजय मेस्टन। मैम, पहले आपसे सवाल है कि जो प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा है कितना अहम रहा है? पहले रूस जाना, फिर उसके बाद यूक्रेन जाना, एक रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो। नहीं, बहुत अहम है ये विजिट, क्योंकि बहुत सालों के बाद, ये उनकी इंडिपेंडेंस के बाद पहली विजिट है एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे। और हाँ, यूएस के साथ इसका थोड़ा सा हम लगा सकते हैं कोई कनेक्शन, लेकिन एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंट ऑन इट्स ओन ऑल्सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है मेरा मानना है, क्योंकि हमारे डिफेंस टाइज सोवियत यूनियन के दौरान से ड्यूरिंग दैट टाइम तभी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे यूक्रेन के साथ, और उसके बाद भी इंडिपेंडेंस के बाद भी यूक्रेन के हमारे डिफेंस मेंटेनेंस और दूसरे ट्रेड टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और उसको एक नया मोड देने के लिए ये विजिट इम्पॉर्टेंट थी। हाँ, और ये जो वॉर चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल एक बहुत अहम ये दौरा था, जिससे क्योंकि हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर रूस गए थे तब थोड़ा सा एक कमेंट्स थे सब जगह, और इन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि ये खुश नहीं थे उससे विजिट से। तो अब ये विजिट उनके एक उसकी तरफ बैलेंस करने का भी एक तरीका है, और साथ में एक रीडायरेक्शन देने के लिए हमारे, और री एम्फसाइज करने के लिए हमारे जो टाइज हैं यूक्रेन के साथ, उसके लिए भी एक ये मैसेज था। और मेरा मानना है कि ये हमारे हित में है, इंडिया के हित में बहुत था। और जहाँ तक पीस टॉक्स हैं उसका तो देखा जाएगा आगे कैसे होता है, लेकिन दोनों साइड्स की बात सुन ली है प्राइम मिनिस्टर ने, तो आई थिंक शायद हम सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते। अब हमारा फाइनल वो नहीं हो सकता है कोई भी। जी जनरल मेस्टन, आप कैसे देखते हैं सर, सामरिक लिहाज से अगर देखें तो पहले रूस जाना फिर उसके बाद यूक्रेन जाना, कैसे आप देखते हैं सामरिक लिहाज से अगर देखें तो सर? देखिए, मैं इस प्रकार देखता हूं कि पहली बात यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा पहल हुआ है और वर्थ अप्रिशिएटिंग है, और यह दिखाता है कि विश्व में एक हम ग्लोबल प्लेयर हैं, ग्लोबल पावर हैं, और हम किसी के भी दबाव या झुकाव में नहीं आते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे आपने बताया वो रूस भी गए थे और अभी यूक्रेन। ये साफ जाहिर होता है कि भारत की जो लीडरशिप है और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को हम रिटेन करते हैं, और वो हमें एक लेवरेज देता है। मेरे ख्याल एप्रिशिएशन इसमें सबसे बड़ी ये है कि भारत ही एक ऐसा देश है विश्व में जो दोनों से बात कर सकता है। कोई भी देश आपस में इनके साथ बातचीत नहीं कर सकता है। चीन ने किसके साथ बातचीत की? रशिया के साथ। वो आज तक यूक्रेन नहीं किया है। सबने पीस प्रपोजल्स भी लेके आए, आपको पता है, टर्की लेके आया, इंडोनेशिया लेके आया, ब्राजील लेके आया, चीन लेके आया, सब फ्लैट पड़ गए। भारत जब यह कोई काम करता है तो काफी सोच समझ के करता है। आप ये डेलीगेशन देखिए, यही डेलीगेशन की कंपोजिशन रूस में भी थी और यही डेलीगेशन की कंपोजिशन यूक्रेन में थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कुर्स्क पे अटैक हुआ है। पहली बार रशियन भूमि पे
1943 में इसी कुर्स्क में बैटल हुआ था जर्मन और रशिया के बीच में, उस समय सोवियत रूस के बीच में, और बहुत बड़ा बैटल था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैंक बैटल यही हुआ था। और आज उसी धरती पे फिर से ये बैटल हो गया है। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने डेलीगेशन को, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी वेस्ट था और एनएसए, उनको इसके बावजूद वहां ले गए। तो ये साफ जाहिर है कि रूस को भी मैसेजिंग बहुत क्लियर है, यूक्रेन को भी मैसेजिंग बहुत क्लियर है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई थी 2022 में, आपको याद है प्रधानमंत्री ने उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, पुतिन भी बैठे थे, उनको बोला था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। मेरे ख्याल उनके लिए बहुत क्लियर कट मैसेज था। और उसके बाद ये भी था कि एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इससे बड़ा मैसेज कुछ था ही नहीं। और यही जाके अभी उन्होंने भी बोला है, प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भी, कि हम अगर किस साइड के पक्ष में खड़े हैं, हम एक ही साइड के पक्ष में खड़े हैं, और वो है पीस। तो पीस हमारा सिद्धांत है, हम पीस को सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल दोनों देशों को हमने साफ मैसेज किया है। और दूसरा, आज चाहे अमेरिका हो, चाहे ये पूरा वेस्ट हो जिसमें ईयू वगैरह शामिल, इनको भी पता चल गया है कि भारत का बहुत बड़ा रोल है और रहेगा। और मैं थोड़ा इतिहास में अगर जाऊं, 1953 में जो कोरियन वॉर हुआ था, उस वॉर में भी सबसे पहली पहल हिंदुस्तान ने की थी 1951 में। और वो पहल जाके जो 18 महीने लगे थे, यूनाइटेड नेशन में कंसेंसस हिंदुस्तान ने बिल्ड किया था। और कोरियन वॉर का जो आर्मिस्टिस साइन हुआ था 1953 में, पूरे 18 महीने लगे थे। तो प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ने जाके ये बीज बो दिया है पीस का। और मेरे को लगता है ये भविष्य में टाइम लगेगा, सिचुएशन इतनी नाजुक है। और ये दो ब्लॉक्स बन चुके हैं, उस समय भी कोरिया में भी दो ब्लॉक थे, वो कम्युनिस्ट और वेस्टर्न ब्लॉक था, और अभी दूसरे ब्लॉक्स हैं, वही ब्लॉक है पर नाम उनका अलग हो गया है। तो उसके बावजूद मेरे को लगता है कि हम प्रोसेस इसको अच्छा करेंगे। लेकिन मंजू जी, यह भी देखने वाली बात है कि रूस जो है हमारा भरोसेमंद साथी रहा है, ट्रायल एंड ट्रस्टेड रहा है। जब हमारे साथ कोई नहीं था तब हमारे साथ रूस खड़ा था, और आज के तारीख में रूस का सबसे बड़े दुश्मन जो है उसके पास जाना, क्या इससे भारत और रूस की दोस्ती में दरार आने की आशंका कुछ कह सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, दरार आने की कोई आशंका होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रूस भी समझता है। और अब वो मिलके आए हैं, अपना पूरा हमने व्यू अपना, हमारे प्रधानमंत्री ने उनको कम्युनिकेट किया है पुतिन को कि ये लड़ाई नहीं करनी है आपको। और यहाँ पे भी बोला लड़ाई को बंद करिए, पीस से इसको, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से इसको कोई आप सोल्यूशन निकालिए। तो रूस समझ रहा है, थोड़ा बहुत तो होता ही है कि आप उनके पास क्यों जा रहे हैं, लेकिन साथ में समाधान निकालने के लिए भी मुझे लगता है कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर जब मिले थे, इसको ये जरूर ये एब्सोल्युटली डिस्कस हुआ है कि लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए, और लड़ाई क्या 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 मुद्दे हैं और क्या रेड लाइंस हैं दोनों तरफ की। तो वो हमारे प्रधानमंत्री ने समझ गए हैं। और आई थिंक प्रेसिडेंट पुतिन को भी समझ आ रहा है कि इंडिया की क्या अप्रोच है, और क्या किस तरीके से हम ये क्यों गए हैं और क्यों जा रहे हैं। और मुझे लगता है शायद उनको इंडिकेट किया भी होगा उन्होंने कि हम यूक्रेन से भी बात करेंगे, आपकी बात उनके सामने रखेंगे। मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा जरूर हुआ होगा। और अब उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, ज़ेलेंस्की को, कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों के हित में है कि आप इसको बंद करें। लेकिन आगे तो इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ सक्सेसफुल ये है, और कितना इसका महत्व रहेगा और कितना माना जाएगा। लेकिन बिल्कुल ये एक मुझे लग रहा है एक रूस थोड़ा बहुत नाराज होगा, लेकिन वो समझेंगे कि क्यों गए हैं हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे। और जो मीडिया में सब हगिंग की बात हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम देखेंगे जब से वो वर्ल्ड लीडर्स को मिल रहे हैं, जब से आए हैं प्रधानमंत्री बने, तब से हर एक, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी लीडर के साथ उनका ऐसा ही एक वेलकम और ऐसा ही एक रहा है। क्योंकि वो हमारे, आई थिंक इंडियन कह लें, जैसे इन्होंने एम ने कहा कि कल्चर है, लेकिन नॉर्मली इनका अप्रोच रहा है कि एक हक देते हैं किसी भी वर्ल्ड लीडर को जब पहले मिलते हैं। तो वही उन्होंने यहाँ भी किया। तो आई थिंक ज़ेलेंस्की भी समझ गए होंगे। उस वक्त उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जब पुतिन के साथ हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा वेलकम। हाँ, लेकिन जनरल साहब, एक आशंका तो बनी हुई कि कहीं रूस नाराज मत हो जाए, खासतौर से डिफेंस फैटर्निटी की बात करें, कहीं हमारी दूरी ना बढ़ जाए यूक्रेन की वजह से, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं। देखिए, कोई दूरी नहीं बढ़ेगी, इसके कई कारण है। पहली बात, मैं सहमत हूँ एम्बेसडर से। देखिए,
ना लड़ाई आज रूस चाहता है, ना लड़ाई यूक्रेन चाहता है, और वेस्ट भी नहीं चाहता है। वेस्ट का थोड़ा अलग इंटेंट है, लेकिन जो दो लड़ने वाले देश हैं वो नहीं चाहते। उनको भारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है इकोनॉमी में, मैन पावर में, इतने लोग मर चुके हैं, देश कहां से कहां पहुंच गया है, तो दोनों नहीं चाहते हैं। मध्यस्थता कौन करेगा? तो भारत सबसे बढ़िया है। इसलिए मैंने बोला था कि हम वो देश हैं जो दोनों से बात कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो ये अभी मैसेजिंग दोनों के बीच में भारत के डेलीगेशन ने प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कन्वे किया होगा। और मेरे ख्याल वेस्ट को भी अब धीरे से हम बताएंगे कि ये इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कंसेंसस बनाना हमारा एक फर्ज रहेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, दो एडवांटेज मैं आपको देता हूं। एक, अफ्रीकन यूनियन जिसको भारत ने G20 में शामिल किया है, तो पूरा अफ्रीकन यूनियन ये भारत के इनिशिएटिव के पीछे खड़ा होगा। नंबर 2, ये जो IMEC कॉरिडोर हमने प्रपोज किया है, जिसमें ये सारे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह, UAE, ये भी हमारे साथ हो जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कितनी विजिट कर ली है सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह में, कतार में भी। तो ये साफ जाहिर है कि यहाँ से भी हमें सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जनरल साहब, दोनों में से कोई भी बातचीत के लिए तैयार फिलहाल नहीं दिखता है, चाहे रूस की बात करें चाहे यूक्रेन की बात करें। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, बातचीत के लिए अभी कोई तैयार नहीं होगा। हर लड़ाई का मसला फाइनली एंड में डायलॉग और डिप्लोमेसी होती है। कोई भी आप वर्ल्ड की लड़ाई देख लिए, ये भी होगी। अभी दोनों के हार्ड स्टैंप्स हैं, क्योंकि दोनों ने टेरिटरी कब्जा की है। रूस ने ज्यादा टेरिटरी कब्जा की है, लेकिन अभी एक स्टेज वो आ गई है जो रूस का स्टेटेड एम था, क्या वो उन्होंने एम अचीव कर लिया है? मैं बोलूंगा नहीं। उनका तो पूरा इरादा था कि वहां की गवर्नमेंट का तख्ता पलट देना और वो कीव को कैप्चर कर लेना। जब उनका इरादा ही नहीं अभी पूरा हो रहा है, और अगर हो भी रहा है बहुत भारी कॉस्ट में, कितने सारे उनके जनरल्स और ऑफिसर्स और जवान मरे हैं, दोनों साइड के मर रहे हैं, प्रॉब्लम तो दोनों को हो रही है। आप देखिए, ये जाके मॉस्को तक अटैक हो रहे हैं, तो क्या शर्म की बात तो हो जाती है एक देश के लिए कि एक छोटा सा देश यूक्रेन उनको कहाँ का अटैक कर रहा है। तो पीस दोनों चाहते हैं, वो अड़े रहेंगे। लेकिन अब हमारे जैसे देश है और जो बाकी देश है, मेरे को लगता है हिंदुस्तान इस पे और पहल करेगा। हम अफ्रीकन यूनियन, मिडिल ईस्ट और ये जितने देश हैं, इनके साथ थोड़ा, ये डिप्लोमेसी यही होती है, एक कंसेंसस बिल्ड करना। मेरे ख्याल अब वो ये स्टेज है कंसेंसस। और मैंने कोरिया वॉर का बताया था, 18 महीने लगे थे। इसमें हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाए। तो हार्ड स्टैंड कभी ना कभी तो कमजोर होगा, क्योंकि कब तक चलेगी ये लड़ाई? क्या अचीव क्या कर रहे हैं दोनों? कुछ नहीं अचीव कर रहे हैं। नुकसान अपने ही लोगों का, अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है। कोई फायदा दोनों को नहीं हो रहा है। थोड़ी सी टेरिटरी कैप्चर हो जाएगी, इसके अलावा क्या होगा? और पुतिन ने भी ये सोचा था, 2014 में वर्ल्ड का रिएक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि क्रीमिया जब कैप्चर किया था उसका, अगर आप मेरे को थोड़ा टाइम दें तो वो भी आपको समझा दूंगा क्यों रिएक्शन अमेरिका ने क्यों नहीं किया था। और जो आप दोस्ती की बात कर रहे हैं भारत और रूस की, मैं आपको बता देता हूँ। कैन आई टेक सम टाइम? या प्लीज सर। ओके, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्या रूस एनॉयड होगा? ये वो रूस है जिसने 2013 और 2015 के बीच में 3 साल, मैं अफगानिस्तान में जब था, यही रूस ने नेटो के, आज ये लड़ाई नेटो नेटो बोलते हैं, यही नेटो को रूस ने नेटो ट्रांजिट बेस दिया था, जिसका नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। और वहां पर अमेरिकन ट्रुप्स और नेटो ट्रुप्स बेस थे। उलियावुनस्क प्रोविंस है जो रूस का, वहां पर 3 साल तो ये प्रेसिडेंट पुतिन ने इनको ट्रांजिट बेस दिया था, मिलिट्री बेस दिया था, उनकी एयरफील्ड। तो और उसी के बाद 2014 में इन्होंने क्रीमिया को कैप्चर किया। तो आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं, ये ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ ये हुआ कि आपने वहां पर क्रीमिया में शोर नहीं मचाया और इधर आपने इनको ट्रांजिट बेस दे दिया है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस यही चलते हैं, और कोई परमानेंट फ्रेंड्स और दुश्मन नहीं है। हालात के मुताबिक सब चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैम, इसको कैसे देखें कि जब प्रधानमंत्री रूस गए थे तो अमेरिका की बात करें या पश्चिमी देशों की बात करें तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इवन जेलेंस्की की बात करें तो उन्होंने बहुत एक रिएक्शन जो दिया था, बहुत खराब कहा जाता है अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की, पोस्टरिंग की बात करें। लेकिन जब प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं तो रूस की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बहुत मतलब संभला हुआ जिसको कह सकते हैं। इसको आप कैसे देख रही हैं? मुझे लगता है ये जो जब हमारे प्रधानमंत्री रूस गए थे तो थोड़ा सा वेस्ट का रिएक्शन एक्सट्रीम था, क्योंकि वो उनका एक नैरेटिव उन्होंने बना दिया है
कि व्हाटएवर जो भी रूस से बात करेगा वो आप हमारे मतलब उनके साथ फ्रेंडशिप है तो हमारे आप दुश्मन हैं। तो इस काइंड का एक वो नैरेटिव बताते हैं, और रूस को तो वो पुट डाउन करना चाहते हैं शुरू से, जब से ये लड़ाई शुरू है। उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने ये उकसाया है काफ़ी रूस को, जिस वजह से ये लड़ाई इनिशियली शुरू हुई है, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि ये मेंबर नहीं बन सकते नेटो के, क्योंकि नेटो हमारे डोर स्टेप पे आ जाएगा। लेकिन साथ में अगर हम देखें तो रूस के अगेंस्ट जो नैरेटिव, और या रूस को अगेंस्ट ना भी बोलूं, जो रूस को लेके एक नैरेटिव बिल्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसी के तहत मुझे लगता है कि वो पूरा उन्होंने, सबने बहुत क्रिटिसाइज किया और बहुत कहा कि भारत क्यों जा रहा है, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं खड़े हैं। पहले भी उन्होंने कहा था यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, इसका टाइप का एक नैरेटिव हुआ था जब लड़ाई शुरू हुई थी। फिर बाद में जब हमने कहा कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे और आपके साथ, हम सबके साथ बातचीत करना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं, पीस देखना चाहते हैं, और इनकरेज करते हैं कि सब ये जो वॉर है पीस, ये नेगोशिएशन से और डायलॉग और डिप्लोमेसी से सेटल हो, तब थोड़ा सा उनका काम डाउन हुआ था। ये जो एक एंटी मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया जो था वो थोड़ा काम डाउन हुआ। लेकिन साथ में हम देख रहे हैं रूस, क्योंकि रूस समझ रहा है कि क्या ये हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है रूस ने इतनी प्रतिक्रिया नहीं की। और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ होके आए हैं तो जरूर अपना हमने व्यू पॉइंट उनके सामने रखा होगा कि दिस इज व्हाट वी इंटेंड डूइंग, और हम चाहते हैं कि ऐसा हम आगे चले ताकि दोनों देश आपस में फ्यूचर में जाके एटलीस्ट एक वाया मीडिया निकल पाए। चाहे जैसे जनरल साहब ने कहा डायरेक्ट डायलॉग अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, और हो सकता है लंबा टाइम लगे इसका डायलॉग, एक्चुअल फ्रंट फेस टू फेस डायलॉग, बट आई थिंक बिहाइंड द सीन्स और वो जरूर चलेगा और चल रहा होगा मुझे लगता है। और आगे चल के कोई इसका समाधान निकल पाएगा, पीसफुल समाधान निकल पाएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ जानकार ये भी बता रहे हैं सर कि, और दिख भी रहा है कि रूस के रवैये में कहीं न कहीं कुछ बदलाव दिखने लगा है। वो आंशिक तौर पर कहें, पाकिस्तान को पहले वो हथियार नहीं बेचता था, अब हथियार बेचना शुरू कर दिया है। खबर ये भी आ रही है कि जो कच्चे तेल हमें भारत को दे रहा है वो जिस टर्म्स एंड कंडीशन में पहले दे रहा था रूस, अब उसके लिए तैयार नहीं है। इस तरह की कई बातें निकल के सामने आ रही है। आपने मेरे से पूछा जी? ओके। देखिए, आप बता रहे हैं कि रूस का थोड़ा पाकिस्तान की तरफ इंक्लिनेशन जरूर हो रहा है। मैं आज आपको बताऊं, आज नहीं, मैं जब अफगानिस्तान में, मेरे को याद है जो केजीबी थी उस समय, और ये जो अफगान इंटेलिजेंस नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, इनके बीच में बहुत इंटरेक्शन होता था, और ये एट द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी चल रहा था। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान के साथ ये तब से कुछ चल रहा है। अब वो कई बार देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कोई किसी की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव कर रहा है तो फिर आपके पास भी एक थोड़ा वो होता है कि आप भी किसी की तरफ झुकाव कर सकते हैं। आज वही पक्ष आप रूस का देखिए, वो तो बोलेगा कि भारत हमेशा हमारे साथ था, आज वेस्ट की तरफ क्यों झुक रहा है। वेस्ट की तरफ हम झुक नहीं रहे, हम अपना नेशनल हित पूरा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जो हमारी सिक्योरिटी है, आपने मिलिट्री का भी वो बताया, सबसे बड़ी सिक्योरिटी भारतीय सेना के लिए है कि जब हम अपने सारी हथियार को डाइवर्सिफाई कर दें। मतलब आज अमेरिका से ले लें, फ्रांस से ले लें, यूके से ले लें, इजराइल से ले लें, रूस से ले लें, जहाँ ये एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है वो एक हमारे लिए सिक्योरिटी। और इसी प्रकार हम एक्सपोर्ट्स भी जो कर रहे हैं, आज 85 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक हमें सिक्योरिटी देता है। एक पे डिपेंडेंट होना हमेशा एक मैं बोलूंगा डिप्लोमेटिक भूल होती है। किसी भी देश पे आप टोटल निर्भर हो गए। मेरे को याद है कारगिल के समय मैं ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स देख रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल था उस समय आर्मी हेडक्वार्टर में, तो रूस से हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये ऑयल्स, लुब्रिकेंट, ग्रीजेस, देखिए हर हथियार के लिए, टैंक्स के लिए, आर्टिलरी गन्स के लिए ऑयल्स, लूब्स और ग्रीजेस की हमें चाहिए होता है। तो उस समय क्योंकि हमें जरूरत थी तो थोड़ा उन्होंने भी हमें टाइट करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो वो एक सबक हमें मिला है कि किसी पे डिपेंडेंस नहीं होना। इसी प्रकार हम नेवी पे डिपेंडेंट थे। आज आप देख लिए हमारी नेवल शिप्स इंडिजनाइजेशन के साथ साथ हमने जर्मन, फ्रांस कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, और भारत एक वो देश है और सब देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ अगर वो झुकाव करेगा भी थोड़ा, वो हल्का सा विजिट कर सकते हैं। और पहले भी आप देखिए अमेरिका जैसे देश भी जब विजिट करते थे, कभी कभी हिंदुस्तान के बाद जाके वो पाकिस्तान को भी विजिट करते थे, लेकिन वहां पर 2 घंटे की विजिट, हिंदुस्तान में 3 दिन की। ये सब चलता रहेगा। भारत का नेशनल इंटरेस्ट है और आज हम ग्लोबल पावर हैं। मेरे को लगता है कि एज अ ग्लोबल पावर हमने ये बहुत सही इनिशिएटिव लिया है, और
इसमें बहुत उम्मीद है। ये बीज हमने बोल दिए हैं, इसमें टाइम लगेगा, पर ये लेकिन बहुत लेकिन अच्छा पहल हमने किया है। लेकिन जनरल साहब, हमें यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी अगर भारतीय सेना की बात करें, तीनों सेना की बात करें, नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, अभी भी हम रूस पर बहुत ज्यादा निर्भरता बनी हुई है। चाहे टैंक की बात करें, चाहे आपको फाइटर की बात करें, जो क्रिटिकल कंपोनेंट आपको अमेरिका या बाकी जो कंट्रीज चाहिए, वो अभी भी देने को तैयार नहीं है। चाहे तेजस की बात करें, जिसमें नया इंजन लगना है, उसमें भी अमेरिका डिले कर रहा है। उस वजह से तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन जो होने चाहिए वो डिले होने जा रहा है एयरफोर्स का। तो ये सबको देखते हुए इसको कैसे आप देखेंगे कि अगर ठीक है आप निर्भरता अगर रूस पर नहीं करेंगे, जिस तरह की बातें दिखा रहा है, तिरछी नजर दिखा रहा है, तो हम आखिर कहाँ जाए, कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करें? आपके खतरे जो है बिल्कुल, चाहे चीन की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चुनौती और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए, पहले जो हमारी 80% इम्पोर्ट थे रूस से, अभी काफी हद तक कम हो गए। मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता है, लेकिन जी। काफी अब धीरे धीरे कम हो गए। जहां तक स्पेयर पार्ट्स का है और ये लूब्स और ग्रीसेस वगैरह, इस पे अभी इसी पे हमारा फोकस है, आत्मनिर्भर इसी पे ज्यादा है। क्योंकि और दूसरा टैंक्स का, आज T90 टैंक्स का अवधि में सारे ओवरऑल टैंक्स खुद कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। BMPs हम भारत BMPs वगैरह सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी कम हुई, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। मेरे ख्याल तो किसी भी देश पे हमको निर्भर नहीं होना चाहिए और डिपेंडेंसी नहीं होना। साथ में आप देखिए, जो अमेरिका और ये बाकी कंट्रीज के साथ भी अभी हम जॉइंट वेंचर्स पे जा रहे हैं। हमारे जितने भी अभी आप देखिए क्या नाम है, जो इंजन हम ले रहे हैं, ये सब फाइनली भारत में बनेंगे जॉइंटली। तो ये मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर जिसमें भारत को पूरी इन्वॉल्वमेंट है, भारत के हमारे देश में हो रहा है, जॉइंट वेंचर्स हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। कोई भी देश पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेटेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक इक्विपमेंट जो इन रनिंग कंडीशन, उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। और अमेरिका के साथ हमने अभी जितनी डील्स की हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि हमें बिल्कुल कोई चोट पहुंचेगी। एंड हमारे पास बहुत सेल्फ सफिशिएंसी है ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वही फोकस है हमारे आत्मनिर्भर पे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम सब कुछ इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। आप देखिए सेमीकंडक्टर्स वगैरह, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, तो समय लगेगा, लेकिन हमारी हालात इतने खराब नहीं हो जाएंगे कि हम आज रूस ने ठप कर दिया। मेरे को नहीं लगता है इस प्रकार के हालात कभी होंगे। और हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। मैं श्योर कर सकता हूँ भारतीय सेना की तरफ से कि हिंदुस्तान फौज के पास आज कोई इतनी डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि बेटर हो चुकी है। पहले डेफिशिएंसी होती थी, आज की तारीख में हमारी सेल्फ रिलायंस बहुत बढ़ चुकी है। बिल्कुल मैम, आत्मनिर्भरता तो बढ़ चुकी है, लेकिन हथियार की कमी अभी भी बनी हुई है। जिस तरह की जरूरत है, जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, तो ऐसे हालात में भारत किस पर भरोसा करे? अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों पर, या अपने पुराने सहयोगी रूस पर, जो लाख चाहने के बावजूद अगर अमेरिका पश्चिमी देशों की बात करें तो आर्थिक तौर पर रूस को तोड़ नहीं पाए, अभी भी मजबूती से खड़ा है। तो भारत किस पर ज्यादा रिलाई करे? आई थिंक मेरा मानना है कि भारत को अपने ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई करना चाहिए। आत्मनिर्भरता की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अभी फुल वहाँ पे पहुंच नहीं पाए हम लोग। लेकिन मुझे लग रहा है अपने हित में जो होगा हम उस पर निर्भर रहेंगे। तो दोनों देशों के ऊपर, वेस्ट के ऊपर भी, रूस के ऊपर भी, जहाँ भी हमारे नीड्स जहाँ से मीट होते हैं। मुझे और कहीं मैं देख रही थी, इवन हम स्वीडन से बात कर रहे हैं और कंट्रीज के साथ भी बात कर रहे हैं अपने डिफेंस नीड्स के लिए। तो जहाँ जहाँ हमें अपना मकसद, जहाँ जहाँ हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी, हम वहाँ पे उन देशों पे रिलाई करेंगे। और अपने ऊपर तो डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि और सब देश जो है हमारे साथ, जो हमारे साथ सॉर्ट ऑफ रिलाई करता है, हमारे साथ सॉर्ट ऑफ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, हमको प्रोवाइड करता है, हम उनके पास जरूर जाएंगे। और अपना हमको पूरा, जैसे कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वही वाला हिसाब है कि हमें सब जगह अपना हित देखना है। हमारे क्या नीड्स हैं, हमारे जो डिफेंस नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, किस चीज़ में हमें क्या चाहिए। फ्रांस के साथ भी हर एक जगह हम अपना डाइवर्सिफाई करके रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है यही सही अप्रोच है कि हम सबके साथ अपना बना के रखें। और इसीलिए आई थिंक हम ये बैलेंसिंग जो करते हैं, जो लोग कहते हैं बैलेंसिंग हो रही है, हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने हित में कर रहे हैं। और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर रिलेशंस में भी और प्रोक्योरमेंट के लिए भी, आई थिंक मुझे लगता है यही एक सही रास्ता है, यही एक सही
वे है आगे, वे फॉरवर्ड। जनरल साहब, आपका क्या टेक है इस मामले में? किस पर यकीन करें, भरोसा करें हम? जो मैंने बोला वही एम्बेसडर मंजू ने भी बोला फिर से, और वही सवाल मैं फिर दोहराता हूँ, वही आंसर है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और डाइवर्सिफिकेशन हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि रूस ये कर देगा, रूस वो कर देगा। जी, तो हमें दोनों तरफ मतलब चलना चाहिए, कोई एक पर भरोसा में रिलाई नहीं कर सकते पूरी नहीं, तरह दोनों तरफ नहीं, वो शायद गलत बोलना है। हमें वहां चलना चाहिए जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट। और क्योंकि विकसित 2047 भारत में अगर हम चाहते हैं ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए, तो ग्लोबल प्लेयर के लिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। हम पीछे नहीं बैठ सकते हैं, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान बढ़ गया है आगे, और जो अभी हमने एक पहल की है दोनों देशों के साथ, मेरे ख्याल ये बहुत अच्छी पहल की है और इसका फल मिलेगा। एक बीज बोते हैं तो फल आने में तो बहुत समय लगता है, इसमें भी समय लगेगा। और मैं तो बोलूंगा सबसे अच्छी पहल की है। बल्कि मैं कई बार सोचता था एज अ मिलिट्री मैन कि ये पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, और ये बहुत अच्छी पहल की है हमारी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन डिप्लोमेसी में। अब दूसरी बात देखिए, आज इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो मिलिट्री पावर है, वो वर्ल्ड में आज पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट करती है। मैं जब मैं आर्मी में था, इतने फॉरेन कंट्रीज हमसे डिफेंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो जब इतनी अगर हम आगे बढ़ चुके हैं हर चीज में, इकोनॉमी में, तो फिर तो हमें लीड रोल लेना पड़ेगा, हम पीछे नहीं बैठ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लीड रोल लिया है, इसका परिणाम आएगा, बहुत वक्त लगेगा लेकिन आएगा। और अगर यहाँ पर अगर हमारी ये विक्ट्री हो जाती है इस इनिशिएटिव में, तो आप देखिएगा एक समय ये भी आएगा, इजराइल हमास वॉर, या जो मैं बोलूँगा इजराइल और जो वहाँ ईरान वीरान के बीच में चल रहा है, उसमें भी भारत आज वही देश है जो पैलेस्टीन से बात कर सकता है तो इजराइल से कर सकता है, ईरान से कर सकता है, इजराइल से कर सकता है। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी, ये कौन सा एक देश है आप बताइए? चाइना कर सकता है, इजराइल के पास जा भी नहीं सकता है। रशिया जा सकता है? नहीं जा सकता है। अमेरिका पैलेस्टीन के पास जा सकती है? नहीं जा सकता है। तो पूरी विश्व, और मैंने आपको बताया जो हमने अफ्रीकन यूनियन को अभी साथ ले लिया है G20 में, सबसे बड़ा वो एक मेरे ख्याल हमने पहल की है। तो पूरी विश्व, और खासकर हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, तो ग्लोबल साउथ तो अपने आप हमें मानेगा, और ये हमारे जितने भी डिसीजन हो रहे हैं रिस्पेक्ट करेगा। और 2047 जो एक हमने एम सेटअप किया हुआ है, इस एम को देखते हुए मेरे ख्याल भारत को अभी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और आगे लीड रोल लेना चाहिए, और हमने शुरुआत कर दी है। तो चलिए सर, थैंक यू सर, आप दोनों मेहमान जो एनडीटीवी से जुड़े सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।